गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। टेंस जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना शुरू किया है और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कल करे थे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो हमने कल उसके बारे में चर्चा करी थी। आज देखिए, आज तारीख है 8 मार्च और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी नारी शक्ति को हैप्पी वुमेन्स डे और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, हम चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने कल करे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या किए थे? अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव, आपको समझ आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंस मीनिंग जो है, उसका सेंस जो है वो कैसा प्रोवाइड करवाता है? नेगेटिव मतलब नकारात्मक। और उसमें क्या होता है? उसमें नकारात्मक भाव का कोई ना कोई वर्ड होता है। अब नकारात्मक भाव के लिए वर्ड में बहुत सारे शब्द हैं, पर सीधा फर्स्ट जो है वो फर्स्ट क्या है कि किसी भी सेंटेंस में नोट आने पर वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। जैसा कि कल हमने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वही था। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। बट अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट फर्स्ट में नहीं आकर सब्जेक्ट से पहले भी क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया आ जाती है। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस है, ये कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक सहायक क्रिया होती है, डिड। ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड सहायक क्रिया और यहाँ पे नोट। क्या आ गया यहाँ पे? नोट। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया डू या डज। क्या सहायक क्रिया थी? डू या डज। डू जो है प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति जिस प्रकार से कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस करे थे, उसमें आपने देखा था सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आई थी? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर डू का क्या कर दिया गया है? डिड कर दिया गया है। क्या कर दिया है? डिड कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी हो, हमें सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या लगानी है? डिड सहायक क्रिया लगानी है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया डिड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सहायक क्रिया डिड लगानी है, प्लस नोट लगाना है। नोट सहायक क्रिया से तुरंत बाद थर्ड प्लेस पे आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, ये जो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आ रही थी, वो अब सेकंड फॉर्म नहीं आकर बेस फॉर्म, जो अपना बेस फॉर्म होती है वो आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ डू डज करने के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस को रिमूव कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लगाकर हम कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आगे है ऑब्जेक्ट और फिर है रेस्ट।
तो देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का। कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा वो हमने यहाँ लिखा है। सब्जेक्ट प्लस डिड सहायी क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब देखो कैसे बनेगा ये सेंटेंस। एक वाक्य लिखता हूं मैं यहां, मैंने कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी। क्या सेंटेंस है? मैंने कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मतलब मेरे पढ़ने का जो टाइम टेबल है, पढ़ने का जो शेड्यूल है, उसमें मैंने कल किसको ड्रॉप कर दिया? इंग्लिश को ड्रॉप कर दिया मैंने, मतलब और सब्जेक्ट को पढ़ लिया, बाकी अंग्रेजी को नहीं पढ़ा। अगला सेंटेंस है रमेश बाजार नहीं गया। क्या लिखा है? रमेश बाजार नहीं गया। थर्ड सेंटेंस है वे पिछले रविवार को यहाँ नहीं आए। क्या लिखा है? वे पिछले रविवार को यहाँ नहीं आए। फोर्थ सेंटेंस है वह पिछले महीने स्कूल नहीं गया। देखिए यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस को हम पहले पहचानेंगे, इसमें टेंस कौन सा है। तो देखो कल हमने हिंदी वाक्य की पहचान देखी थी, उसमें हिंदी वाक्य में बताया था आपको कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द है उस शब्द की मात्रा हो सकती है आ, ई, ए। तो देखिए यहाँ ई की मात्रा है, या आ की मात्रा है, या ए की मात्रा है, और यहाँ आ की मात्रा है। अब इसमें देखो सभी वाक्य में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है। क्या है ये? निगेटिव है। तो निगेटिव होने के कारण हम इस स्ट्रक्चर से इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, तो मैंने के लिए क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में आई लिखेंगे। मैंने के लिए क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। रमेश बाजार नहीं गया, सब्जेक्ट क्या है? रमेश। वे पिछले रविवार को यहाँ नहीं आए, सब्जेक्ट क्या है? दे। मतलब वे को क्या कहेंगे? दे। वे को क्या कहते हैं? दे। वह पिछले महीने स्कूल नहीं गया, तो वह को क्या कहेंगे? ही। क्या कहेंगे? ही। एच ई, ही माने वह पुरुष, मतलब वह जो शब्द है पुरुष के लिए ही आता है और स्त्री के लिए सी आता है। तो हमने सभी जगह सभी सेंटेंस में क्या लिख दिया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या सहायक क्रिया लगानी है? डिड लगानी है। हमें यहाँ पर ऐसा गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हम सभी के साथ डिड नोट लगा देंगे, डिड के बाद नोट लगा देंगे। तो आई डिड नॉट, रमेश डिड नॉट, दे डिड नॉट, ही डिड नॉट। देखो सब्जेक्ट लिख दिया, सहायक क्रिया डिड नॉट लिख दी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ी, पढ़ना को रीड कहते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड। रमेश बाजार नहीं गया, गया मतलब जाना, जाना को गो कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा गो। वे पिछले रविवार को यहाँ नहीं आए, आना को कम कहते हैं, तो कम की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम। वह पिछले महीने स्कूल नहीं गया, जाना को गो कहते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमने सभी सेंटेंस में फिल कर दी है। अब बात किसकी आ रही है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी को क्या कहेंगे? इंग्लिश।
बाजार को क्या कहेंगे? मार्केट। और दे डिड नॉट कम, यहाँ को क्या, दे डिड नॉट कम हियर, यहाँ को क्या कहेंगे? हियर। और स्कूल, गो टू स्कूल। देखो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जिस वर्ड को आना था वो यहाँ आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट के बाद दिया हुआ है रेस्ट, जो मैंने कह रखा है कि अधिकांश जो शब्द है अधिकांश बार कहाँ आता है? लास्ट में आता है। और जो शब्द होता है वो लगभग एडवर्ब होती है। क्या होता है? एडवर्ब होती है। तो यहाँ देखो मैंने कल अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो आई डिड नॉट रीड इंग्लिश। अब कल कौन सा जो निकल गया, और जो निकल गया कल है उसको क्या कहते हैं? बीता हुआ कल, मतलब यस्टरडे। क्या बोलेंगे? यस्टरडे। क्या बोलेंगे? यस्टरडे। रमेश बाजार नहीं गया, रमेश डिड नॉट गो टू मार्केट। ये सेंटेंस ही कंप्लीट होता है। वे पिछले रविवार को यहाँ नहीं आए, दे डिड नॉट कम हियर लास्ट संडे। क्या लिखेंगे? लास्ट संडे। वह पिछले महीने स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट मंथ। क्या लिखेंगे? लास्ट मंथ। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमने हिंदी से इंग्लिश में क्या करे हैं? ट्रांसलेट करे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये सेंटेंस जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे हैं, अगर हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें करना है वर्ब फिल करना है। क्या करना है? वर्ब फिल करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो वर्ब फिल करने के लिए किस प्रकार से सेंटेंस आता है एग्जामिनेशंस में, किस प्रकार से सेंटेंस आता है, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। इधर भी इसको हटा देता हूँ, अब इधर भी इसको, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अब देखो ब्लैंक 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 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप कुछ समय के लिए जो यहाँ हिंदी में सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको इग्नोर कर दीजिए। क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। मतलब ये सेंटेंस यहाँ मान लो है ही नहीं। क्या रहे? है ही नहीं। अब देखो सेंटेंस किस प्रकार से आता है? 6 क्लास से लेकर 10th तक इसी प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, 11th तक। 12th में ग्रामर पोर्शन नहीं है, उसमें राइटिंग पोर्शन है। तो देखो अब यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब क्या दी जाती है? रीड। क्या दी जाती है? रीड। यहाँ जो वर्ब है वो क्या दी जाएगी? गो। और यहाँ जो है यहाँ क्या लिखा जाएगा? कम। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? गो। अब देखो हमारे पास यहाँ हिंदी के सेंटेंस नहीं है, हमारे पास केवल 4 सेंटेंस है, 1 2 3 और ये 4। ये हिंदी के सेंटेंस आप यहाँ नहीं माने। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई ब्लैंक इंग्लिश यस्टरडे। अब ये सेंटेंस हमें फिल करना, इसमें वर्ब फिल करनी है रीड। अब देखो इसमें जो वर्ब है अगर रीड लिखा हुआ है तो रीड की सेकंड फॉर्म रीड होती है, जो यहाँ पे आ जाएगी। रीड की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? रीड होती है। तो अगर यहाँ रीड है, हमें यही सेंटेंस दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में देखिए आप शब्द क्या दिया हुआ है? यस्टरडे दिया हुआ है। और ये यस्टरडे क्या बताता है? ये यस्टरडे यही बताता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आता है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। देखो इसमें यस्टरडे आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें लास्ट संडे आ रहा है, उसमें लास्ट मंथ आ रहा है। तो ये जो 3 सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। अब यहाँ पर केवल वर्ब दी हुई है। क्या दी हुई है? वर्ब। अब वर्ब दी हुई है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस हैं? क्योंकि अगर ये इंट्रोगेटिव होते हैं तो सब्जेक्ट से पहले रिक्त स्थान आता है, पर सब्जेक्ट से पहले रिक्त स्थान नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। ये सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वर्ब से पहले उसमें नोट भी आता है। जैसे यहाँ रीड लिखा हुआ है और अगर ये सेंटेंस
तो नेगेटिव सेंटेंस होने के अगर होता तो यहाँ पर वर्ब से पहले क्या आता, नोट आता। अब हम इसको नेगेटिव ही बनाते हैं, तो कैसे बनेगा इसके साथ, नोट रीड, मतलब एग्जाम में भी इस तरीके से आएगा। अगर वाक्य नेगेटिव है तो वर्ब से पहले क्या दिया होगा, नोट दिया होगा। गो, फिर इधर कम जो है इसके पहले नोट कम, और इधर अगर यहाँ भी क्या दिया हुआ है, नोट गो, और यहाँ भी नोट गो। देखो नोट रीड, अब यहाँ यस्टरडे है तो इसका मतलब हमें समझना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव है। यहाँ नोट गो दिया हुआ है और यहाँ रमेश टू मार्केट। अब यहाँ देखो कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे हम पकड़ सकें कि ये कौन से टेंस का है। अब अगर हम यहाँ डिड नॉट गो लिखते हैं तो भी सही है, अगर डज नॉट गो लिखते हैं तो भी सही है, दोनों सही है। इस स्थिति में ये जो सेंटेंस है अगर हमें अपनी मर्जी से बढ़ना है तो यहाँ डज नॉट गो भी सही है और डिड नॉट गो भी सही है। ये जो है इसमें लास्ट संडे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। यहाँ लास्ट मंथ आ रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो देखो इसको कैसे फिल करेंगे, आई डिड नॉट रीड, क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट रीड, रमेश डिड नॉट, या डज नॉट, मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ डिड नॉट भी आ सकता है और डज नॉट भी आ सकता है। गो, दे डिड नॉट कम, और यहाँ भी ही डिड नॉट गो। तो देखो किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, और इंग्लिश के सेंटेंस में किस प्रकार से वर्ब फिल करी जाती है अभी हमने देखा। अब इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस के बाद आगे हम पढ़ेंगे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको यहाँ सोल्व करवाए हैं, आप खुद भी 5 सेंटेंस नोट करके उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वर्ब फिल करें, कहीं से भी सेंटेंस ले लें। आप जो आपके पास जो इंग्लिश की रीडर बुक है, कोर्स रीडर बुक है, उसमें से कोई से भी 5 ऐसे सेंटेंस ढूंढें जिसमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो रहा है, और फिर आप अगर उसको समझने में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे इसको, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो क्या होता है, एकदम से हम अगर वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा समझने में उसका जो है मोशन वो थोड़ा स्लो रहता है। अगर हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वाक्य को इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसको सीखने में थोड़ा उसमें आसानी हो जाती है। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है, मतलब वही है वाक्य के शुरू में क्या आएगा, क्या, क्या आएगा, क्या, और इसके बाद वही पहचान पास्ट इंडेफिनिट की, आ, ई, ए लास्ट में, और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो तो सहायक क्रिया, अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया देखी, वो सहायक क्रिया कौन सी, डिड, वो कहाँ आ जाती है, सेंटेंस के शुरू में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, सेंटेंस के शुरू में। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं आकर सब्जेक्ट से पहले भी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। देखो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट।
अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा है, उसमें मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। ये स्ट्रक्चर सेम है, अंतर क्या है, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब सहायक क्रिया डिड नोट आ रही थी तो ये नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नोट नहीं आएगा, और जो डिड सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आ रही थी वो कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने चाय बनाई, क्या सेंटेंस है, क्या उसने चाय बनाई। सेकंड है, क्या उन्होंने खाना खाया। थर्ड है, क्या सीता ने क्या सीता सेव लाई। चौथा है, क्या वह कोटा गया। देखो छोटे सेंटेंस लिखे मैंने, समझने में परेशानी नहीं आएगी। क्या उसने चाय बनाई, क्या उन्होंने खाना खाया, क्या सीता सेव लाई, क्या वह कोटा गया। सभी सेंटेंस में शुरू में क्या रहा है, क्या, अंत में क्या रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आ ई ए, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सीधा सीधा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डिड जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम आती है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे डिड। क्या लिख देंगे, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट उसने चाय बनाई। अब ये उसने अगर सी मतलब महिला है तो सी लिखेंगे, पुरुष है तो ही लिखेंगे। क्या उन्होंने खाना खाया, ये प्लूरल है, उन्होंने के लिए क्या आता है, दे आता है। क्या सीता सेव लाई, सीता। क्या वह कोटा गया, वह ही। डिड सहायक क्रिया सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बनाना को मैंने आपको बता रखा है क्या कहते हैं, प्रीपेयर, PREPARE, प्रीपेयर मतलब बनाना। चाय बनाने के अर्थ में प्रीपेयर वर्ब को काम में लेते हैं। उन्होंने खाना खाया, खाने को क्या कहते हैं, ईट। और सीता सेव लाई, लाना को क्या कहते हैं, ब्रिंग। और कोटा गया, जाना को क्या कहते हैं, गो। तो देखो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टी। यहाँ क्या है, फूड। यहाँ क्या है, एप्पल्स। और यहाँ क्या है, कोटा। सेंटेंस क्या बन गया, डिड सी प्रिपेयर टी, क्या उसने चाय बनाई। डिड दे ईट फूड, क्या उन्होंने भोजन मतलब खाना खाया। डिड सीता ब्रिंग एप्पल्स, क्या सीता सेव लाई। डिड ही गो टू कोटा, क्या वो कोटा गया। तो देखो अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। अब ये जो 4 सेंटेंस है हमने किस इस स्ट्रक्चर के आधार पर इनको क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव कल हमने करे थे, आज नेगेटिव इंट्रोगेटिव किए हैं। अब अगला जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, उसमें वही होता है जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि डू डज सहायक क्रिया पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है। अगर हम नोट को डू डज के साथ लिखना चाहें तो डू नोट डज नोट नहीं आता है, उसकी जगह डोंट या डजेंट आता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें भी यही है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट को डिड के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर डिडंट। क्या लिखेंगे, डिडंट। क्या लिखेंगे, डिडंट लिखेंगे। डिडंट सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या रेस्ट। फिर अगर नोट को इधर ही लगाना चाहेंगे तो डिड सब्जेक्ट नोट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, पैटर्न हैं,
वो हमने करे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ कल की क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देख लिया आपने, इसको नोट करेंगे। एक बार वीडियो को देखने के बाद आप इसको क्या है नोटबुक में नोट करेंगे। नोट करने के बाद अगर आपको कहीं कोई सीखने में समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अब पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ हम कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।